हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो उसके लिए आईटीआर फाइलिंग कैसे की जाती है। प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी टैक्सेस लगते हैं वो हमारे इक्विटी मार्केट से बिल्कुल अलग हैं, उसके प्रोविजंस अलग हैं, उस पर टैक्स रेट्स जो लगते हैं वो भी अलग हैं और जो पीरियड कंसिडर किया जाता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए वो भी सब डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रॉपर्टी की आईटीआर फाइल करेंगे। शॉर्ट टर्म कितने परसेंट पर टैक्सेबल होता है, लॉन्ग टर्म कितने परसेंट पर टैक्सेबल होता है, पीरियड क्या कंसिडर किया जाता है, सब कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं हूँ सीए श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। और आईटीआर फाइलिंग के लिए अगर आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने अपने अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक आईटीआर फाइल की हुई है, फिल की हुई है, तो हम उसे रिज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम शेड्यूल सेलेक्ट कर लेंगे। इनकम में हमें क्या-क्या चाहिए है, एक तो सैलरी का शेड्यूल रखेंगे क्योंकि सैलरी इनकम है, और एक हम कैपिटल गेन का शेड्यूल ले लेंगे। शेड्यूल 112 ए ये इक्विटी के लिए होता है, इसलिए इसे हम हटा देते हैं। जो प्रॉपर्टी का टैक्स दिखाएँगे वो हम शेड्यूल कैपिटल गेन्स के अंदर ही दिखाएँगे। कंटिन्यू करते हैं। बाकी सब हम यहाँ स्किप कर देते हैं। अब सबसे पहले तो जनरल इन्फॉर्मेशन में जाकर आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग करनी है या ओल्ड टैक्स रिजीम में। अगर प्रॉपर्टी की आईटीआर है और वैल्यू सेल कंसिडरेशन काफ़ी ज़्यादा है आपका, तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही जाना चाहिए, वहाँ पर आपको टैक्स रेट्स कम लगेंगे। तो अब हम नीचे चलते यहाँ पे चलते हैं कैपिटल गेन शेड्यूल पर। अब सबसे पहले हम थोड़ा-सा प्रोविजंस डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी के लिए क्या प्रोविजंस होते हैं। तो अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए जाएँगे, प्रॉपर्टी के लिए 24 महीने का पीरियड कंसिडर किया जाता है, जबकि इक्विटी के लिए 12 महीने देखे जाते हैं। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी आपने सेल आउट कर दी है विदिन 24 मंथ्स, 2 साल के अंदर आपने उसे सेल आउट कर दिया, खरीदी थी, बेच दिया, तो उस पर जो भी प्रॉफिट होता है उसे शॉर्ट टर्म बोला जाता है। लेकिन अगर आपने 24 महीनों से ज़्यादा समय के लिए अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड किया है, आपने 10 साल बाद बेची है या 5 साल बाद बेची, तो फिर उस पर जो भी गेन्स होते हैं उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। दोनों पर ही टैक्स ट्रीटमेंट अलग-अलग है। सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म पर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको मिल जाएगा फ्रॉम सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको देना है डेट ऑफ परचेज। आपने प्रॉपर्टी को कौन सी डेट में खरीदा था। तो यहाँ पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी बहुत पुरानी है, अगर आपने 1980 में या 1990 में आपने उसे परचेज किया था, तो क्या वो डेट ऑफ परचेज यहाँ पर ली जाती है? वो परचेज यहाँ पर नहीं ली जाती है। यहाँ पर आप लेंगे 1/4/2001। यहाँ पे जो डेट ऑफ परचेज जाएगी वो जाएगी 1/4/2001। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं 2001, 1/4/2001। आप यहाँ पर इतनी पुरानी डेट्स डालेंगे जो कि 2001 के पहले की हैं, तो ये उसे कंसिडर नहीं करेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है यहाँ पर कि अगर प्रॉपर्टी बहुत पुरानी है, तो आप 1/4/2001 को जो प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू थी, उसे आप एज़ अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोग इसके लिए क्वेरी करते हैं। बहुत लोग इसके लिए क्वेरी करते हैं और कोई बताने वाला नहीं है कि अगर प्रॉपर्टी बहुत पुरानी है तो हम उसकी कॉस्ट ऑफ परचेज क्या लेंगे। या फिर अगर ये आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, आपको नहीं पता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी जब आपके पूर्वजों ने उसे खरीदा था, तो उस केस में भी आप 1/4/2001 को जो प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू है उसे ले सकते हैं एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया है आपको। इसके बाद है डेट ऑफ सेल ऑफ ट्रांसफ़र। यहाँ पर आप अपने सेल की डेट ले लेंगे। मान लेते हैं कि हमने फ़रवरी में 2025 में उसे सेल आउट कर दिया, तो हमने यहाँ पर फ़रवरी ले ली, 4 फरवरी 2025 हमने डेट ले ली। अब आती है बारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो यहाँ ये तो आपको अपनी सेल डीड से अमाउंट मिल जाएगा या जो आपके बैंक में आया है वो आप अमाउंट यहाँ पर दे देंगे, कितने में आपने प्रॉपर्टी को बेचा है। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी, यहाँ पर
आप सेम वैल्यू ले सकते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो आपने लिया है वही आप स्टैम्प वैल्यूएशन में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि एज़ पर स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, तो फिर आप उसे यहाँ पर ले सकते हैं। देन आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आपको वही लेना है जो हमने डिस्कस किया है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज ऑन 1 अप्रैल 2001। अगर आपकी प्रॉपर्टी बाद की है, 2001 के बाद आपने उसे खरीदा है, तो फिर आप जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही लेंगे। देन है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कोई आपने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं उसको बेचने में इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, तो आप यहाँ पर एक्सपेंसेस ले सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ऐड अनदर पे क्लिक करके बायर की डिटेल्स देनी होती हैं जो कि कंपल्सरी हैं, इसके बिना ये आईटीआर फाइल नहीं होगा। नेम ऑफ द बायर ये कंपल्सरी है। पैन और आधार नंबर अगर आपको पता ही होगा तो वो आप यहाँ पर दे दीजिए। ऑप्शनल है, देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन दे देंगे तो अच्छा है। परसेंटेज ऑफ शेयर यहाँ पर आप 100% लिख सकते हैं, या बायर का अगर कोई और शेयर है 50% है तो वो दे दीजिए। यहाँ पर जाएगा अमाउंट, प्रॉपर्टी कितने में बेची गई है, यहाँ पर वही वैल्यू आएगी जो हमने ऊपर सेल कंसिडरेशन में लिखी है। यहाँ पर आएगा एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी विद पिन कोड पूरा, और इसे हम सेव कर देंगे। तो शॉर्ट टर्म हमारा यहाँ पर सेव हो जाएगा। शॉर्ट टर्म पर कितना टैक्स लगता है, तो आपके स्लैब रेट के हिसाब से शॉर्ट टर्म टैक्सेबल होता है। यहाँ पे कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है। आप जिस भी ब्रैकेट में आएंगे, अगर आपकी अदर इनकम्स भी हैं, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, सैलरी इनकम है, अदर इनकम्स को मिलाकर जो भी आपकी टोटल इनकम बनेगी उसके हिसाब से जो भी आपका स्लैब रेट आएगा उसी के हिसाब से आपका ये शॉर्ट टर्म गेन टैक्सेबल होता है। इसे सेव कर देंगे, बैक आते हैं। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसमें भी हमें फर्स्ट नंबर पॉइंट में मिल जाता है फ्रॉम सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। यहाँ पे हमने फिलअप किया हुआ है इसलिए हम एडिट पे क्लिक करेंगे। आप अपने केस में ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे, तो एडिट करते हैं। अब शॉर्ट टर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो असल कहानी शुरू होती है वो ये लॉन्ग टर्म पर शुरू होती है। तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी चेंजेस किए गए बजट में, और यहाँ पे रेट्स काफ़ी चेंज किए गए हैं। तो पहले क्या था कि जो भी प्रॉपर्टी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था वो 20% पर टैक्सेबल होता था। पहले क्या होता था कि कॉस्ट ऑफ परचेज पर हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। तो जो भी हमारा सेल कंसिडरेशन था उसमें से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन को माइनस करते थे, और जो भी हमारा बैलेंस आता था उस पर हम 20% का टैक्स पे कर देते थे। तो इसे चेंज कर दिया गया। चेंज करके क्या किया कि रेट को तो कम कर दिया, 20% से इन्होंने 12.5% कर दिया, 12.5% का टैक्स रेट कर दिया। लेकिन एक चीज़ क्या कर दी कि पहले जो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन लेते थे उसको चेंज करके कर दिया कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आप सीधे सीधे सेल माइनस परचेज करेंगे और जो भी अमाउंट आएगा उस पर 12.5% का टैक्स लगेगा। तो अब उस हिसाब से कैलकुलेशन करने पर टैक्स काफ़ी ज़्यादा बनने लग गया। 12.5% तो उन्होंने कर दिया, लेकिन जो वहाँ से इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया गया उसकी वजह से वैल्यू, जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगी। तो फिर इन्होंने क्या चेंज किया, इन्होंने बोल दिया कि जो भी आपकी कम वैल्यू आएगी, मीन्स पहले आपको कैलकुलेशन करनी है 20% के हिसाब से जिसमें कि आपको इंडेक्सेशन मिलेगा, और फिर दूसरा आपको कैलकुलेशन करनी है 12.5% के हिसाब से जिसमें कि आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। तो दोनों के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है, जिसमें भी आपका टैक्स कम बनेगा वही हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर शुरू करते हैं। तो हमने डेट ऑफ परचेज ले ली है क्योंकि बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, तो 1/4/2001 की वैल्यू ले ली हमने यहाँ पर। फिर है डेट ऑफ सेल और ट्रांसफर, कौन सी डेट को आपकी प्रॉपर्टी आपने सेल आउट की थी। फिर अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो कि अगेन आपको अपनी सेल डीड से अमाउंट मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, ये आपको एज इट इज़ यहाँ ऊपर से उतार देना है, और अगर आपको पता है स्टैम्प वैल्यूएशन तो आप वो वैल्यू ले सकते हैं। फिर आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, यहाँ पर आपको सीधे सीधे कॉस्ट ऑफ परचेज देनी है। अभी आपको यहाँ पर इंडेक्सेशन नहीं लगाना है, आप सीधे सीधे यहाँ पर विदाउट इंडेक्सेशन अमाउंट देंगे। विद इंडेक्सेशन को ये फॉर्म अपने आप कैलकुलेट करेगा कि इस वैल्यू में आपका विद इंडेक्सेशन लग के कितना अमाउंट बनता है, वो यहाँ पर आ जाएगा अपने आप। इसके बाद आपका नीचे यहाँ पर कैलकुलेशन होगी, विद के हिसाब से कितना बन रहा है प्रॉफिट और विदाउट के हिसाब से कितना प्रॉफिट बन रहा है, वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा।
जो भी इसमें से कम होगा उसी को कंसिडर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो प्रोविज़न बनाया गया है कि आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, तो ये सिर्फ़ उसी केस में है जबकि आपने प्रॉपर्टी सेल की है 23 जुलाई 2024 के पहले। अगर आपने जुलाई 24 के बाद में अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट किया, तो फिर वही सेम प्रोविज़न्स हो जाएँगे, 12.5% का टैक्स और उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको इस केस में भी बायर्स की डिटेल देनी होंगी और नीचे आएँगे, तो यहाँ पर टैक्स भी आपका कंप्यूट हो जाएगा। 12.5% के हिसाब से भी आपको कंप्यूट करके बता रहा है और 20% के हिसाब से भी ये कंप्यूट करके बता रहा है कि कितना टैक्स बनता है। अब इस केस में दोनों में से जो कम आ रहा है वो टैक्स हमारा ये 12.5% वाला है, तो ये 12.5% को ही कंसिडर कर रहा है। इसके बाद आता है यहाँ पर बायर्स की डिटेल देनी है आपको और इसे सेव कर देना है। अब एक यहाँ पर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि मान लेते हैं कि आपने लॉन्ग टर्म्स को सेव करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जैसे कि कुछ लोग प्रॉपर्टी को सेल आउट करते हैं और फिर उसी पैसे से वो लोग दूसरी प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं। तो आपने कोई भी अगर री इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका बेनिफिट आप कैसे लेंगे लॉन्ग टर्म में? उसके लिए यहाँ पर आपको मिलता है ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54EC। यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है, आपने कौन से सेक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। सेक्शन 54EC होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के लिए, जिसमें कि आप अपनी कैपिटल गेन के अमाउंट को इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर लिमिट सिर्फ 50 लाख रुपए तक ही होती है। अगर उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आप सेक्शन को सेलेक्ट करके यहाँ पर अमाउंट दे सकते हैं, तो इस अमाउंट का आपको अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एग्जम्पशन मिल जाता है। फिर आता है सेक्शन 54 ये, इसमें आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। विदिन 2 ईयर्स आपको प्रॉपर्टी खरीदनी होती है तो आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। अगर आपने सेक्शन 54 के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है अपने इस वाले पैसे से, तो आप यहाँ पर अमाउंट दे सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि हमें 35 लाख की वैल्यू रिसीव हुई है। मान लेते हैं कि हमने पूरे 35 लाख में प्रॉपर्टी परचेज कर ली, तो यहाँ पर हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 0 हो गया, क्योंकि हमने री इन्वेस्टमेंट कर दिया है और यहाँ पर हमें कोई भी टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे। ये वैल्यू हम डिलीट कर देते हैं, इसे सेव कर देंगे, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म भी सेव हो गया। अब इस पर होगी टैक्स की कैलकुलेशन। तो टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी? कैपिटल गेन का शेड्यूल कंफर्म हो जाने के बाद अब यहाँ पर आता है शेड्यूल साइला, बाफला और CFL। इन तीनों शेड्यूल्स को हमें कंफर्म करना है और जो टैक्सेस बन रहे हैं वो हमें मिलेंगे शेड्यूल SI में, इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट्स। यहाँ पर ओपन करेंगे और इसमें इस शेड्यूल में हम बिल्कुल सबसे नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पर हमें अमाउंट मिल जाएगा। ये हमारा प्रॉपर्टी का अमाउंट है, इस पर हमारा 12.5% का टैक्स लग रहा है, तो ये हमें टैक्स का अमाउंट मिल गया, इसे हम कंफर्म कर देंगे और ये आपके टैक्सेस हो गए जो आपको पे करने होंगे, क्योंकि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। कोई इन्वेस्टमेंट किया होता तो ये आपका यहाँ पे निल हो जाता। बैक करते हैं। बाकी यहाँ पर आता है फिर पार्ट B, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम आप देखना चाहते हैं कौन कौन सी इनकम्स आपकी कंसिडर की गई हैं, सैलरी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है, तो वो पूरी कंप्यूटेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। टैक्सेस पेड जो आपके 26 AS में हैं वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होंगे, तो वो आप चेक कर सकते हैं कि टैक्सेस सही से यहाँ पर आपके आ गए हैं 26 AS से। फिर आता है नीचे पार्ट B, TTI, जहाँ पर की टैक्सेस की कैलकुलेशन होती है। आप पूरा बाइफर्केशन यहाँ पर देख सकते हैं, कौन सी इनकम्स पर कितना टैक्स लगा है, और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके आप अपनी ITR को अपलोड कर देंगे। लेकिन ITR अपलोड करने से पहले अपने टैक्सेस का पेमेंट आप ज़रूर कर दीजिएगा। नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो टैक्सेस का पेमेंट करके आप ITR को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद 30 दिन के अंदर आप उसे E-वेरीफाई कर लें। तो ये था पूरा वीडियो प्रॉपर्टी की ITR का। आई होप काफ़ी यूज़फुल रहा होगा आपके लिए और काफ़ी सारे मेजर पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए। ITR फाइलिंग के लिए हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।